कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 640 ग्राम ऑफ सल्फर। यानी इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे ग्राम एटम्स पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा? ग्राम एटम्स पूछा गया है। ध्यान रहे बेटा कि ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल, उसका मतलब एक तरह से मोल ही होता है ना। ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लेक्चर्स में। ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है? मोल ही होता है। तो आप एक तरह से कह सकते हो आपसे मोल पूछा गया है एटम्स का। किसका पूछा गया बेटा? सल्फर का। तो इसका सल्फर का हमें पता होता है कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है सल्फर का? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर आपको पता ही है कितना होता है बेटा? 32 ग्राम। और कितने मास, गिवन मास आपको पता है, गिवन मास दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 640 ग्राम। नाउ हमें निकालना क्या बेटा? ग्राम एटम्स। आप उसको मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास। हाँ, लेकिन हम लोग जो ग्राम एटम कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल्स निकाल रहे हैं, नहीं तो एटॉमिक मास भी आपको ग्राम में गिवन होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। सो व्हाट इज द गिवन मास? 640 ग्राम। एंड व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास? 32। सो 20 ग्राम एटम विल बी योर आंसर। इसको दूसरे तरीके से आप कह सकते हो 20 मोल इज योर आंसर। तो इस तरह से एक बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 640 ग्राम ऑफ सल्फर। क्लियर है बेटा? 640 ग्राम यानी गिवन मास था आपका। सल्फर का एटॉमिक मास में पता है 32 ग्राम होता है। मोल निकालने का फॉर्मूला भी पता है हमें, ये होता है गिवन मास अपन में ग्राम एटॉमिक मास। वैल्यूज पुट कर दी और हमने क्या करा? इसको बेटा सॉल्व कर लिया। ओके बच्चों, चलिए हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एटम ऑफ कॉपर हैज अ मास ऑफ दिस मच। ध्यान रहे कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, तो आप क्वेश्चन को साथ साथ क्या करिए, उसको आप लिखते जाइए। क्वेश्चन को लिखते जाइए मतलब ये कि जो भी डाटा गिवन है, जो भी कैलकुलेट करना है, उसको साथ साथ लिखते जाइए। उससे क्या होता है बेटा? क्वेश्चंस की क्लैरिटी होती है कि हाँ इसको हमें ऐसे करना है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। एन एटम यानी एक एटम की बात हो रही है, उसका मास कितना है बेटा? 1.06 इंटू 10⁻22 ग्राम। मतलब ये हुआ कि आपको दे रखा है क्या बेटा? मास ऑफ वन एटम गिवन है एंड इट इज 1.0625 इंटू 10⁻22 ग्राम। सो हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर, है ना? आपको क्या करना है? कॉपर के एटम्स कैलकुलेट करने हैं। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 16 ग्राम। तो सॉरी, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 16 ग्राम आपको बेटा क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। आप देखिए जो डाटा गिवन है आप उसको ऐसे लिख लीजिए, 1.0625 इंटू 10⁻22 ग्राम में कितने एटम्स हैं? 1 एटम है। तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यूनिटरी मेथड, तो 1 ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे बेटा? 1 अपॉन में 1.0625 इंटू 10⁻22। कितने ग्राम में पूछा गया बेटा हमसे? 16 ग्राम में। तो 16 ग्राम में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 1.0625 इंटू 10⁻22 इंटू में 16। इसको आप सॉल्व कर लेंगे।
अब क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 22 है और 16 है, तो इसको तो आप माइनस का तो ऊपर ले जाओगे आप, तो 10 की पावर 22 हो जाएगा और नीचे आपका 1.0625 हो जाएगा। आप इसको और ज़्यादा अगर एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 ऊपर 10 की पावर 4 जीरो और आ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 10625। अब इसको बेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 16 इंटू 10 की पावर 26 अपॉन में 10625। तो इसकी बेटा एक्चुअल जो वैल्यू आनी चाहिए, एग्जैक्ट जो आंसर, बिकॉज इन कैलकुलेशन इट विल टेक सम टाइम, सो जस्ट टू सेव आवर टाइम आई एम राइटिंग द एग्जैक्ट आंसर। तो तक आप कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको ये जो वैल्यू जो है, आंसर जो है लगभग बेटा 1.5 इंटू में 10 की पावर 23 आ जाएगी, यानी इतने एटम्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आपको सर इतने सारे एटम्स, तो बेटा बिल्कुल कि मास भी हमने 16 ग्राम लिया है, जो कि एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन में आपको 1 एटम का मास गिवन था, दिस वन। तो ये कह रहा है कि अगर इतने ग्राम में 1 एटम है तो 16 ग्राम में कितना होगा। तो हमने सिंपली जो है, जो यूनिटरी मेथड होता है बेटा, उसको हमने लगा दिया कि 1 दिस मच ग्राम इक्वल टू 1 एटम, सो 1 ग्राम इक्वल टू दिस मच एटम्स, सो 16 ग्राम विल हैव दिस मच एटम्स। सो इसको जो है आप लोग कर लेंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों को मैंने ये बात कही थी कल, जो बीपीएमएस लेक्चर्स हुए होंगे उसमें भी मैंने कहा था आप लोगों को कि आप लोग जब भी इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें आप लोगों को जो है हर हाल में लर्न करनी पड़ेगी, और वो उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। अगर आप लर्न नहीं करते बेटा तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि एक तो मैंने कहा था आपको कि वैलेंसीज लर्न होनी चाहिए, उसके बाद एटॉमिक मासेस लर्न होनी चाहिए। एटॉमिक मास के अलावा जो है हमें एटॉमिक नंबर्स आप लोगों को जरूर लर्न करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपने लर्न कर रखी है बेटा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ों को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आपने नहीं करा है तो इससे क्या होगा कि आप ही को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमने दिया है, केमिकल फॉर्मूलाज आपको कैलकुलेट करने हैं इनके। आई हैव रिटेन द केमिकल नेम्स, you have to write the chemical formulas of the compounds। तो जैसे कि पहला है बेटा हमारा अमोनियम फॉस्फेट, तो फर्स्ट है हमारा अमोनियम फॉस्फेट। अब ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको अमोनियम और फॉस्फेट का फॉर्मूला पता हो। तो अमोनियम होता है बेटा NH4, फॉस्फेट होता है हमारा बेटा PO4 3-, तो -3 चार्ज यहाँ लगा देते हैं। NH4 का +1 होता है, तो बेटा आपको पता ही है क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा NH4 होल 3 PO4। तो ये आपका जो है बेटा क्या हो जाएगा, हमारा अमोनियम फॉस्फेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट क्या बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम क्या होता है बेटा, K+1 होता है। उसके बाद डाइक्रोमेट क्या होता है बेटा, Cr2O7 होता है। जो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दो कंपाउंड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका जो है
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि जो कभी भी आपसे पूछा जाए रैंडम की बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, तो दो होते हैं बेटा, एक पोटेशियम परमैंगनेट, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो वही पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये। तो पोटेशियम की वैलेंसी +1, क्रोमेट आयन की होती है बेटा -2। तो इसको भी फिर से आप क्रिस क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा बेटा K2Cr2O7। ध्यान रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट सॉरी, और एक और होता है ऐसे करके KMnO4। ये दोनों जो हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये आपका हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला। इसके बाद बेटा थर्ड हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसमें कैल्शियम Ca, बाइकार्बोनेट में होता है बेटा HCO3। जैसे आपने, अगर आपको याद ना आ रहा हो तो जो आपने बेकिंग सोडा करा था बेटा फॉर्मूला जूनियर क्लासेस में 8th क्लास में करा होगा आपने बेकिंग सोडा, जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करते थे। तो वहाँ पे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता था, NaHCO3। तो NaHCO3 को हम लोग, बेकिंग सोडा तो केमिकल नेम था, सॉरी कॉमन नेम था, केमिकल नेम क्या था उसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वहीं से वो बाइकार्बोनेट आया बेटा HCO3। तो Na हटा दोगे तो +1 हटा दोगे तो इसको कितना चार्ज जाएगा, -1 आएगा। तो ये हो गया बेटा आपका -1। कैल्शियम आपका पता ही आपको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, बेरियम है ना, बेरियम, रेडियम। तो ये जितने भी हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, इनका चार्ज क्या होता है बेटा +2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रिस क्रॉस करोगे आप तो ये हो जाएगा बेटा CaSCO3 होल ट्वाइस। तो इसलिए आपका ये फॉर्मूला भी आपका रेडी है। देन नेक्स्ट जो है हमारा बेटा वो है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट की हम बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट, सो मैग्नीशियम इज बेटा Mg+2, सल्फेट इज SO4 -2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा MgSO4। तो इस तरीके से मुझे पता है कि ये केमिकल फॉर्मूला तो बनाना आप सभी को आता था पहले से ही, फिर भी सर ने आसान से चीज़ें करवा रहे हैं। माई ओनली पर्पज इज टू गिव यू द आइडिया कि हाउ इट इज़ डन, और इम्पोर्टेंस ऑफ द वैलेंसीज। जो वैलेंसीज अगर आपको लर्न नहीं है बेटा तो आप नहीं कर पाएंगे, वैलेंसीज अगर लर्न है तो डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वैलेंसीज को ज़रूर अच्छे से लर्न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए बेटा आप लोग इसको एक बार। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट। ये वही क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट। तो बेटा देखो हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज ऑफ कॉपर हमें कैलकुलेट करना है। किसमें, तो पहले हम इसमें ये देख लेते हैं बेटा कि मास ऑफ कॉपर होता क्या है। तो ये होता है बेटा 63.5। और अगर हम बात करें मास ऑफ कॉपर सल्फेट की, CuSO4 की, तो ये हो जाएगा बेटा 63.5 सल्फर 32 प्लस 16 4 जा 64। तो ये 64 और 64 आप ये मान के चलिए कि ये 128 अराउंड बेटा ये जो है आपका 160 आ जाएगा। नाउ मास परसेंटेज निकालना है आपको कॉपर का। तो कॉपर का मास आप ऐसा कर सकते हैं 63.5 को आप राउंड ऑफ करने के लिए 64 ले लीजिए, ठीक है बेटा। अपॉन में 160 इंटू में 100, 0 0 कैंसल, 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा बेटा 40%। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट के अंदर में कॉपर का जो परसेंटेज है वो कितना है बेटा 40% है। ओके,
तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी बेटा के बारे में क्वेश्चन ले सकते हैं कि भाई व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर। मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे कह दिया जाएगा कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कॉपर, सल्फर एंड ऑक्सीजन, तीनों का पूछ लिया जाएगा। तो आप क्या करें भाई, सल्फर की हम बात करें तो मास ऑफ सल्फर कितना है 32। अगेन मास परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा 32 अपॉन में 160 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 16 टू जा 32, तो 20% हो जाएगा बेटा आपका किसका मास परसेंटेज, सल्फर का। एंड द लास्ट वन मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो CuSO4, O4 है बेटा, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये जो O था, ऑक्सीजन का मास आ रहा था 64 ग्राम, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 64 ग्राम। नाउ कैलकुलेट कर, सॉरी ये तो हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी बेटा। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए 64 अपॉन 160 अगेन इंटू 100, 0 0 40, ये आपका आ जाएगा 40%। हमने ये कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं करी है, उसका सिंपल सा तरीका क्या है बेटा, आप इसको ऐड कर ले तीनों परसेंटेज को, क्योंकि तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं, तो इस तीनों का जो कंबाइंड परसेंटेज होगा दैट विल बी द 100%। तो अगर आप कॉपर को 40 + 20 + 40 अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि भाई हमने जो मास परसेंटेज कैलकुलेट करा है वो बिल्कुल सही है। एग्जाम में जब कोई ऐसी वैल्यूज हो जहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट बहुत डिफिकल्ट हो और वहाँ पे सपोज 2 का आपने कैसे भी करके कैलकुलेट कर लिया, 3rd का कैलकुलेट करना है, तो यू कैन सिंपली सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द 100% एज वेल, तो वो भी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा अपने मूल कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। उसके हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि NCERT और एडिशनल कुछ क्वेश्चंस को कवर करें, सो दैट कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए। तो बेटा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। देखेंगे बेटे ध्यान से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था बेटा हमारा ग्राम एटम, लास्ट क्वेश्चन है ग्राम मॉलिक्यूल। तो ग्राम एटम मैंने बताया आपको कि ग्राम एटम हो चाहे ग्राम मॉलिक्यूल हो, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, मोल ही होता है। अब देखो बेटा CO2 की हम बात करें तो मोलर मास ऑफ CO2 क्या होगा, मोलर मास ऑफ CO2 क्या होता है बेटा 12 + 32 दैट इज 44 ग्राम। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होता है, ये भी होता है 44 ग्राम। तो बस सिंपल है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज 44 ग्राम, तो 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल विल बी व्हाट, तो 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा 44 मल्टीप्लाई में 0.72। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो इसको सॉल्व करने के बाद बेटा ये आपका 50 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना करके 11 2 × 22, 11 7 77 एंड 2 79/25। इसको फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे, 25 3 × 75 एंड देन 4 2 25 1 जा पॉइंट, और ये हो जाएगा बेटा 25 3 × 75, तो यहाँ पे 4 बचे तो 42 पॉइंट में आपका लगभग ये 6 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन पार्ट बेटा चेक कर लीजिएगा एक बार। तो इस तरीके से हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन ग्राम मॉलिक्यूल का भी कवर हो चुका है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।